हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग ओएमआर का सिलेबस बीटीएससी कमीशन के थ्रू जो सिलेबस मिला था उसमें ओएमआर के सिलेबस को रिवाइज कर रहे थे लेक्चर के थ्रू। बट वो सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में हम लोग अगर लग जाए ना तो बाकी 3 सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो हम लोग टच भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्लान में चेंज करके मैंने ओएमआर को जितना हुआ है वहीं पे स्टॉप किया है। उसके टॉपिक्स कुछ बचते हैं जो मैं करवाऊंगी। ओरल कैंसर तो ज़रूर से करवाऊंगी क्योंकि वो तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो दूसरा बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसे मैं एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम पास होगा ना उस टाइम कराऊंगी ओरल कैंसर को, सो डैट वो एक बार सुनने के बाद भी ना आपको याद रहे। तो ओरल कैंसर में ओएमआर में करवाऊंगी। अभी मैंने थोड़ा सा ओएमआर को रोका है सो डैट ओएस, डीएम और प्रोस्थो भी थोड़ा थोड़ा टच हो जाए। तो आज हम लोग ओएस शुरू करने वाले। ओएस में जो कमीशन ने टॉपिक्स दिया है, सिलेबस दिए टॉपिक्स में, सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो है एक्सोडोंशिया, माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स, ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ फेस एंड जॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज इन ओरल सर्जरी। तो आज हम लोग ये 2 टॉपिक ओएस का कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ फेस एंड जॉज से। तो शुरू करते हैं ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ फेस एंड जॉज। जब भी कोई पेशेंट या विक्टिम ट्रॉमा का किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में, किसी भी क्लिनिक में आता है तो वो कितना सीवियरली इंजर्ड है, एक तो वो देखा जाता है। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ATLS पे उसको डालते हैं, एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ATLS स्टैंड फॉर एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। बाकी पेशेंट के कुछ भी एग्जामिनेशन करने से पहले, डिग्री ऑफ फ्रैक्चर क्या है, कितना है, क्या कुछ भी करने से पहले हम लोग पहले ATLS पे पेशेंट को डालेंगे, एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट पे। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है पेशेंट को रिससिटेट करने का, ट्रॉमा पेशेंट को रिससिटेट करने का ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है ATLS। दूसरा, कुछ 4-5 प्रोसीजर्स उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। पेशेंट को पहले के चंद घंटों में पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ABCDEs, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट की एयरवे चेक करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं। B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन विथ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ हेमरेज, D for assessment of disability and neurological structure, E is exposure of wound for adequate assessment and management। ये हुआ ABCDE करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो मोटो होता है पेशेंट में, टच कर रहे हैं जब हम पेशेंट की जब हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे या पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट पे भी देंगे, उससे पहले हमारा जो मोटो होता है वो होता है प्राइमम नॉन नोसेरे, मतलब फर्स्ट डू नो हार्म। पहला हमारा काम है कि पेशेंट को और एक्स्ट्रा कोई हार्म हमारे वजह से नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, वो है प्राइमम नॉन नोसेरे। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रॉमा पेशेंट का। उसके बाद ट्रॉमा में गोल्डन आवर्स होते हैं। गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, 24 घंटा जिस टाइम से ट्रॉमा हुआ है उस टाइम, जिस टाइम ट्रॉमा हुआ है उससे 1 घंटा 60 मिनट जो ड्यूरेशन होता है, इसको हम लोग गोल्डन आवर्स बोलते हैं। 60 मिनट ट्रॉमा के टाइम से लेकर अगला 60 मिनट 1 घंटा जो है वो गोल्डन आवर्स होता है। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज विद इन दिस फर्स्ट 60 मिनट्स फॉलोइंग इंजरी इज नोन एज गोल्डन आवर। उस 1 घंटे के अंदर आपने जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज है उसकी ट्रीटमेंट करना होता है, अगर अवेलेबल है पेशेंट, अगर पेशेंट पहुंच गया है तो। और उसके बाद है ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर। ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर में क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या आएगा ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर में, हेड को टिल्ट करवाएंगे, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट। ये होता है ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर, जिसमें हेड टिल्ट आएगा, चिन लिफ्ट आएगा एंड जॉ थ्रस्ट आएगा। अब आते हैं हम लोग इंजरीज टू मैक्सिलोफेशियल स्केलेटन पे। तो मैक्सिलोफेशियल स्केलेटन के इंजरीज के एटियोलॉजी क्या क्या होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, पेशेंट हाइट, किसी ऊंची जगह से हाइट से फॉल हुआ हो, असॉल्ट हुआ हो 2 लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण, आइट्रोजेनिक, डॉक्टर्स से भी हो सकते हैं आइट्रोजेनिक, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड 3rd मोलर या फिर फ्रैक्चर ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। इम्पैक्टेड 3rd मोलर के रिमूवल के दौरान फ्रैक्चर हो सकता है एंगल ऑफ मैंडिबल का आइट्रोजेनिकली। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हो सकता है, वो किस केस में होगा, ऑस्टियोलाइटिक लीशन, सिस्ट, ट्यूमर, इन सब के प्रेजेंस में ऑस्टियोलाइटिक लीशंस होंगे और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर वॉर में इंजरीज हुई हो,
उस कारण होगा मैक्सिलोफेशियल रीजन में ट्रॉमा। नाउ प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग जब मैक्सिलोफेशियल रीजन से हो रही हो ना, ब्लीडिंग फ्रॉम मैक्सिलोफेशियल रीजन, मोस्ट वुंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल प्रेशर विथ क्लीन गेज। ठीक है, मैनुअल प्रेशर क्लीन गेज से डालकर हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर गन शॉट इंजरी है या फिर मैसिव लैसरेटेड वुंड है तो रैपिड आर्टेरियल ब्लीडिंग में भी क्लैम्प्ड, तो जो बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रही है तो वो रैपिड आर्टेरियल ब्लीडिंग को हम लोग क्लैंपिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स और कंट्रोल विद इलेक्ट्रोक्यूशन, या तो क्लैंपिंग के थ्रू या फिर इलेक्ट्रोकोगुलेशन के थ्रू गन शॉट इंजरी या फिर मैसिव लैसरेटेड वुंड से ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं। कैसे, रैपिड आर्टेरियल ब्लीडिंग में भी क्लैम्प्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स, आइदर आर्टरी फोर्सेप्स से क्लेंच कर या फिर इलेक्ट्रोकोगुलेशन के थ्रू। अगर नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो एपिस्टैक्सिस हो रही हो तो एंटेरियर नेजल पैक देंगे। अगर ओरोफेरिंजियल ब्लीडिंग है तो पोस्टीरियर नेजल पैक विद अ बैलून कैथेटर और गेज पीस। बैलून कैथेटर में क्या करते हैं, एक पोस्टीरियर रीजन में बैलून डालकर उसको ना हम लोग इन्फ्लेट कराते हैं और उससे फिर ब्लॉक होता है। तो ओरोफेरिंजियल अगर ब्लीडिंग है तो क्या होगा, आइदर पोस्टीरियर नेजल पैक विद अ बैलून कैथेटर और गेज पीस एज वेल एज। और ये जो बैलून कैथेटर है ये क्या करता है, मैक्सिलरी आर्टरी पे प्रेशर प्रोड्यूस कराता है, मैक्सिलरी आर्टरी पे प्रेशर अप्लाई करता है बैलून कैथेटर। अगर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के कारण सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लीकेज हो रहा हो, CSF का लीकेज हो रहा हो, तो किस केस में होगा, पेशेंट विथ मिडल थर्ड फेशियल फ्रैक्चर लाइकली टू हैव ऑफ क्रिबेरिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड एंड एसोसिएटेड CSF लीक। ऐसे पेशेंट जिनका मिडल थर्ड फेशियल फ्रैक्चर हुआ होगा ना, हो सकता है उनको उसके साथ क्रिबेरिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर हो रहा हो और एथमॉइड के क्रिबेरिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर भी एसोसिएटेड हो सकता है उन पेशेंट में जिसमें मिडल थर्ड फेशियल फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें एथमॉइड बोन के क्रिबेरिफॉर्म प्लेट का भी फ्रैक्चर होगा। ऐसे केस में क्या होगा, SF लीकेज होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लीकेज होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CSF राइनोरिया तब बोलेंगे जब लीकेज नोज के थ्रू बाहर आ रहा हो, CSF ओटोरिया तब बोलेंगे जब CSF की लीकेज ईयर के थ्रू हो रही हो, तो CSF ओटोरिया बोलेंगे। अब CSF के लीकेज में ना एक चीज आती है रिजर्वॉयर साइन। रिजर्वॉयर साइन में क्या होता है कि CSF है ना, वो द इंटरमिटेंट रुक कर लीक हो रहा होता है पेशेंट के पोजीशन के कारण। अगर पेशेंट लेटा हुआ है, लाई डाउन पे पोजीशन में है, तो किसी एक पैरानेजल साइनस में CSF जाकर एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है, और जैसे ही पेशेंट उठते हैं, पोजीशन चेंज होता है पेशेंट का, तो CSF ड्रेन होने लगता है, बाहर आने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर साइन। CSF के केस में दिखेगा, CSF लीकेज के केस में, दैट इज intermittent leakage of CSF where it accumulates in one of paranasal sinus when patient lies down and then drains once the patient gets up or change position। ये हुआ हमारा CSF लीकेज। नाउ हैलो साइन या हालो साइन, इसको क्या बोलते हैं, बुल्स आई या रिंग साइन भी बोलते हैं। क्या होगा ये हैलो साइन, इसको बुल्स आई या रिंग साइन भी बोलते हैं। व्हेन द सीक्रेशंस आर प्लेस्ड ऑन, क्या होता है कि जब CSF सीक्रेशन को एक फिल्टर पेपर पे डाला जाएगा ना, तो CSF ब्लड से सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक रिंग या हैलो लाइक अपीयरेंस बनेगा। इसको हैलो साइन या बुल्स आई साइन बोलते हैं, जो CSF के लीकेज में देखने को मिलता है। फिल्टर पेपर पे जैसे ही CSF रखा जाएगा ना, तो CSF ब्लड से CSF अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैनेजमेंट क्या है CSF के लीकेज का। इन केस ऑफ CSF लीक पोस्ट ट्रॉमा, ऑब्जर्व पेशेंट फॉर 7 to 10 days। 7 से 10 दिनों के अंदर स्पॉन्टेनियसली CSF लीकेज खुद ही सबसाइड कर जाता है। ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना होता है, लेकिन उसके साथ साथ बेड रेस्ट दो आप। अगर उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट दे दो, लंबर ड्रेन एज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर
10 दिन बाद भी CSF का लीकेज नहीं रुकेगा ना, तो सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे ऑफ ड्यूरल टीयर बाय न्यूरोसर्जन। जो ड्यूरल टीयर हुआ है उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करवाएंगे और पेशेंट को न्यूरोसर्जन से रिफर करेंगे। जो CSF की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, तो इस केस में पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। और वो क्या है, पेनिसिलिन विद सल्फाडायाजीन 500 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली और ओरली 4 times a day QID। पेनिसिलिन क्या और सल्फाडायाजीन देना है, QID देना है, 500 मिलीग्राम देना है, या रिफैम्पिसिन 600 मिलीग्राम OD once a day। उसके साथ साथ ट्रॉमा के केस में टेटनस इम्यूनिटी देना, डोज ऑफ टेटनस टॉक्सोइड देना एसेंशियल है। नाउ मैंडिबुलर फ्रैक्चर। मैंडिबुलर फ्रैक्चर क्यों, कैसे? मैंडिबल जो है ना, ये सबसे प्रोमिनेंट जॉ बोन होता है लोअर थर्ड ऑफ फेस का, सबसे प्रोमिनेंट जॉ बोन है। इसकी वजह से इजिली एक्सपोज्ड है ये ट्रॉमेटिक इंजरीज के लिए। मैंडिबल जो है ये पैराबोला शेप्ड बोन है, मैंडिबल पैराबोला शेप्ड है। और मैंडिबल बना किस चीज से? मैंडिबल इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कॉर्टिकल बोन विच इंक्लूजेस मेड्युलरी बोन। मैंडिबल बना है डेंस कॉर्टिकल बोन से जिसके अंदर इंक्लोज्ड होते हैं मेड्युलरी बोन। Cortical plates on the buccal and lingual aspects are dense, surrounded by central core of cancellous bone। तो cortical plates जो है वो buccal और lingual side होते हैं और अंदर में centrally core जो होता है वो cancellous bone का होता है। Symphysis region में ना cortical bone is thickest। mandible में cortical bone thickest कहाँ पे होता है? Symphysis region में, lower border में। कॉन्डाइलर प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विद द बेस ऑफ द स्कल टू फॉर्म TMJ। कॉन्डाइलर प्रोसेस जो है वो स्कल के बेस से आर्टिकुलेट करके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बना रहा है। अब कुछ मसल्स देख लेते हैं। टेम्पोरालिस मसल है ना, वो जब कोरोनॉइड का फ्रैक्चर होता है ना, तो टेम्पोरालिस मसल कोरोनॉइड को ऊपर के साइड ले जाता है, ऊपर के साइड पुल करके ऊपर के साइड ले जाता है टेम्पोरालिस मसल कोरोनॉइड प्रोसेस को। ये याद रखने वाली चीज है। फ्रैक्चर के टाइम में कोरोनॉइड प्रोसेस को अपवर्ड कौन पुल कर रहा है? टेम्पोरालिस मसल कर रहा है। लेटरल टेरेगोइड क्या करता है? एंटीरियर एंड मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड कॉन्डाइलर प्रोसेस। जो कॉन्डाइलर प्रोसेस फ्रैक्चर होगा ना, उसको लेटरल टेरिगोइड जो है वो एंटीरियर एंड मीडियल साइड खींचता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रिवेंटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग TMJ लिगामेंट। और क्या होगा? कॉन्डाइलर प्रोसेस की डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर केसेस में क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका जो है ना, वहां पे स्ट्रॉन्ग TMJ लिगामेंट की प्रेजेंस की वजह से वो सिक्योर है अपनी जगह पे कॉन्डाइलर प्रोसेस। वरना लेटरल टेरेगोइड कॉन्डाइलर प्रोसेस को एंटीरियरली और मीडियली डिस्प्लेस कराता है। माइलोहाइड मसल्स की वजह से क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ दिस causes the fractured fragment to move downward and medially। माइलॉइड प्रोसेस क्या करता है? डाउनवर्ड और मीडियली पुल करता है फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को। माइलोहॉइड मीडियली एंड डाउनवर्ड, माइलोहॉइड मीडियली एंड डाउनवर्ड, ठीक है, नाम में है, मीडियली एंड डाउनवर्ड पुल करता है। नेक्स्ट, रैमस का जब फ्रैक्चर होता है ना, तो इसको कौन डिस्प्लेस करता है? रैमस का जब फ्रैक्चर होता है तो उसको अपने पोजीशन से पुल करता है, खींचता कौन है? मीडियल टेरेगोइड एंड मेजेटर मसल। रैमस को मीडियल टेरेगोइड एंड मेजेटर मसल जो है डिस्प्लेस करता है। एंगल फ्रैक्चर जब होता है ना, लेसर सेगमेंट इज पुल्ड एंटीरियर सुपीरियरली एंड मीडियली बाय द एक्शन ऑफ टेरिगो मेजेंट्रिक स्लिंग एंड माइलोहाइड। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रैक्चर्स। एंगल फ्रैक्चर्स को कौन खींच रहा है? टेरिगो मेजेंट्रिक स्लिंग एंड माइलोहाइड खींच रहे हैं। नर्व सप्लाई ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल का नर्व सप्लाई कहाँ से हो रहा है? इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व से। मैंडिबल का नर्व सप्लाई इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व करता है। ब्लड सप्लाई भी इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व करता है। ब्लड सप्लाई, मैंडिबल का मेन ब्लड सप्लाई जो है वो इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व के थ्रू हो रहा है, ड्रेन करता है। लेकिन जैसे ही एडवांस एज होने लगता है ना, ये वेजल्स जो है वो थ्रोम्बोज्ड होने के साइड जाते हैं, थ्रोम्बोज्ड होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे कंडीशन में जो पेरीऑस्टियल सप्लाई है ना, वो प्राइमरी सोर्स बन जाता है
ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई का। इस कारण जब भी कोई सर्जरी हो रही होती है तो पेरिओस्टियल जो बोन कवरिंग होती है उसको बहुत प्रिजर्व किया जाता है। एज के साथ पेरिओस्टियल सप्लाई प्राइमरी ब्लड सप्लाई का सोर्स होती है, लेकिन ऐसे इंफीरियर एल्वियुलर नर्व होता है प्राइमरी ब्लड सप्लाई का सोर्स। एनाटॉमिकली वीक एरियाज इन द मैंडिबल, जहां फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनाटॉमिकली वीक एरियाज इन द मैंडिबल आर एंगल ऑफ मैंडिबल वेयर हॉरिजेंटल बॉडी एंड वर्टिकल रैमस मीट। एंगल ऑफ मैंडिबल में क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड वर्टिकल रैमस मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन बिटवीन द बोन्स ऑफ, और यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटीज, दोनों बोन की डेंसिटी अलग है और यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, तो जंक्शन बिटवीन द बोन्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज फॉर्म एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस। नेक ऑफ कॉन्डाइल, नेक ऑफ कॉन्डाइल दूसरा है वीक एरिया फ्रैक्चर के लिए ससेप्टिबल। पहला था एंगल ऑफ मैंडिबल, दूसरा नेक ऑफ कॉन्डाइल। ये थिन और सिलेंड्रिकल शेप का होता है और वीकनेस वाली एरिया पे होता है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द कॉन्डाइल में एक्चुअली बी कंसिडर्ड अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स इंजरी टू द बेस ऑफ द स्कल। तो कौन सा ऐसा फ्रैक्चर होगा मैंडिबल में जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम कर सकता है? नेक ऑफ द कॉन्डाइल का फ्रैक्चर अगर हो रहा है ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम कर सकता है स्कल, बेस ऑफ द स्कल की इंजरी से बचाने के लिए। या फिर कैनाइन या थर्ड मोलर रीजन जो होता है, इम्पैक्टेड टूथ का रीजन जो होता है वो वीक होता है, ससेप्टिबल होता है फ्रैक्चर के लिए। मोस्ट ससेप्टिबल कौन सा ऐसा लोकेशन है मैंडिबल में जहां फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं? बॉडी रीजन में, मैंडिबल के बॉडी रीजन में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं 29%, कॉन्डाइल में 26%, एंगल ऑफ द मैंडिबल में 25% फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। कोरोनॉइड प्रोसेस में रेयर चांस होता है फ्रैक्चर का, मैंडिबल के फ्रैक्चर का रेयर चांस होता है कोरोनॉइड प्रोसेस में। और सबसे ज़्यादा चांस कहाँ होते हैं? बॉडी ऑफ मैंडिबल में 29%। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, 2-3 क्लासिफिकेशन है मैंडिबुलर फ्रैक्चर के, जिसमें से हम लोग 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सिंपल मैंडिबुलर फ्रैक्चर में सिंपल फ्रैक्चर मतलब क्या है? फ्रैक्चर विद नो वुंड और ओपन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें वुंड ना हुआ हो और वो ओपन ना हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में नहीं ओपन है ये, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो सिंपल या क्लोज है। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर in which an external wound involves skin, mucosa और periodontal ligaments communicates with the break in the bone। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि एक्सटर्नल वुंड जो है वो आप पेशेंट के अपर स्किन को, म्यूकोजा को या पीडीएल को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है एंड कम्युनिकेट्स विद द ब्रेक इन द बोन। ठीक है, स्किन बोन सब। कम्युनिटेड फ्रैक्चर इन विच बोन इज क्रश्ड। कम्युनिटेड में क्या हो रहा है? बोन बहुत सारे टुकड़ों में हो गया है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इन विच वन कॉर्टेक्स ऑफ द बोन इज फ्रैक्चर्ड एंड अदर इज बेंट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज इंपॉर्टेंट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या हो रहा है? एक कॉर्टिकल बोन जो है वो टूट चुका है, उसका फ्रैक्चर हो चुका, और दूसरा कॉर्टिकल बोन जो है वो बेंट हो गया है। मल्टीपल फ्रैक्चर in which 2 or more lines of fracture on the same bone are not communicating with one another। मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या हो रहा है? 2 या उससे ज्यादा लाइन ऑफ फ्रैक्चर दिखता है हमें सेम बोन पे, और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। Then comes atrophic fracture, fracture resulting from severe atrophy of the bone as in edentulous mandible। तो atrophic fracture हमें कहाँ देखने को मिलेगा? atrophic fracture हमें edentulous mandible में देखने को मिलेगा। Indirect fracture at a point distance from site of injury, चोट कहीं लगी और फ्रैक्चर उसके इम्पैक्ट से कहीं और हुआ, चोट कहीं लगी और फ्रैक्चर उसके इम्पैक्ट से कहीं और हुआ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्रैक्चर एट अ पॉइंट डिस्टेंट फ्रॉम साइट ऑफ इंजरी। कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इन विच कंसिडरेबल इंजरी टू द एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू और पार्ट अकर्स, जिसमें कंसिडरेबल इंजरी जो है कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत अच्छी खासी इंजरी है इसीलिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कजांजियन एंड कन्वर्स क्लासिफिकेशन। Kazanjian and converse classification of mandibular fracture is based on the presence of functional teeth in relation to the fractured line।
जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे आसपास कितने फंक्शनल टिथ प्रेजेंट हैं उसकी बेसिस पे कजांजियन एंड कन्वर्स ने क्लासिफिकेशन दिया मैंडिबुलर फ्रैक्चर का। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें फॉर्मुलेट करना इजी हो जाता है। तो क्लास 1 मैंडिबुलर फ्रैक्चर में क्या होगा? टिथ आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्रैक्चर लाइन। टिथ कैन बी यूज्ड फॉर फिक्सेशन आइदर इंटरमैक्सिलरी और मोनोमैक्सिलरी। ठीक है, क्लास 1 मैंडिबुलर फ्रैक्चर में क्या होता है? फ्रैक्चर साइड के दोनों साइड टिथ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जिनको हम लोग फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं, वायर बाइंड करने के लिए यूज करते हैं, इंटरमैक्सिलरी के लिए भी एंड मोनोमैक्सिलरी में भी। क्लास 2 टिथ प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ द फ्रैक्चर लाइन, फ्रैक्चर इन कॉन्डाइल रैमस रीजन और इन पार्शियली इडेंचुलस मैंडिबल। क्लास 2 में क्या हो रहा है? टिथ जो है ना सिर्फ फ्रैक्चर के एक ही साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि रैमस रीजन, कॉन्डाइल रैमस रीजन हो गया फ्रैक्चर का, या फिर पार्शियली इडेंचुलस मैंडिबल में। These fracture class 2 fracture may require intermaxillary fixation और open reduction। Kazanjian class 2 fracture का अगर केस आ रहा है तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे? Either by intermaxillary fixation और open reduction। Class 3 patient is edentulous, fracture requires open reduction और a prosthetic appliances for fixation। Class 3 में क्या होता है? एक तो टिथ ही नहीं है, पेशेंट इडेंचुलस है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? ओपन रिडक्शन के थ्रू या प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस फॉर फिक्सेशन, प्रोस्थेटिक अप्लायंस लगाकर। क्लास 4 में क्या होगा? एंगल एंड बॉडी रीजन, मैंडिबल का एंगल एंड बॉडी रीजन ऑफ द मैंडिबल, डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर लाइन एंड द इफेक्ट दैट द क्लास 4 में क्या होगा? एंगल ऑफ बॉडी रीजन ऑफ द मैंडिबल, उस डायरेक्शन में फ्रैक्चर लाइन होगा और उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर पे जो मसल्स हैं उस रीजन के उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को हम करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्लास 4 क्लासिफिकेशन ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल के बेसिस पे। तो फेवरेबल में क्या होता है? वर्टिकली फेवरेबल, वर्टिकली अनफेवरेबल, हॉरिजेंटली फेवरेबल, हॉरिजेंटली अनफेवरेबल। ये किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो फेवरेबल और अनफेवरेबल की क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है अपन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट बाय द मसल्स इन दैट रीजन। जो पीछे मसल्स हमने पढ़ाया उन सब मसल्स की वजह से जो फ्रैक्चर कितना डिस्प्लेस हो रहा है उस रीजन का, उस पे डिपेंड करता है फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फेवरेबल फ्रैक्चर आप किसको कहोगे? फेवरेबल फ्रैक्चर इज वन इन विच द फ्रैक्चर लाइन रन इन सच अ वे दैट द फोर्सेज ऑफ द मसल्स ब्रिंग द फ्रैगमेंट क्लोजर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसिंग देम अवे। तो ये हमारे लिए फेवरेबल फ्रैक्चर हो गया कि जो अप्रोक्सीमेशन हमने बोन की करनी है ट्रीटमेंट के लिए, मसल ने उसमें हेल्प कर दी। जब बोन टूटा, जब फ्रैक्चर हुआ तो बोन डिस्प्लेस होने की जगह अपनी जगह पे रहा, क्लोज रहा प्रॉक्सिमिटी में, मसल की वजह से मसल ने उसको पुल करके रखा। तो ये है हमारा फेवरेबल। अनफेवरेबल क्या होगा? इज वन इन विच द फ्रैक्चर लाइन रन्स इन सच अ वे दैट द मसल फोर्सेस टेंड टू डिस्प्लेस द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट अवे फ्रॉम इच अदर। मसल क्या करता है? जैसे ही ये टूटा इसको अपने साइड खींच लेता है। तो ये अनफेवरेबल है हमारे लिए। हमें वापस बहुत मेहनत लगेगी उस बोन पार्ट को वापस अपने जगह पे अप्रॉक्सीमेट करने के लिए और फिर उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है। इफ फ्रैक्चर इज व्यूड फ्रॉम द लेटरल सर्फेस ऑफ द मैंडिबल इट इज सेड टू बी हॉरिजेंटल फ्रैक्चर। और इस केस में एक ओपीजी या फिर लेटरल ऑब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल विल बी रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज दिस फ्रैक्चर। हॉरिजेंटल फ्रैक्चर के लिए कौन कौन से एक्सरे करेंगे हम? ओपीजी और लेटरल ऑब्लिक करेंगे। ओपीजी करेंगे, लेटरल ऑब्लिक करेंगे हॉरिजेंटल फ्रैक्चर के लिए। और फ्रैक्चर अगर अक्लूजल सरफेस से हम देख रहे हैं तो इट इज सेड टू बी वर्टिकल। तो ऐसे दिखेगा हमें, इट इज सेड टू बी वर्टिकल। वर्टिकल फ्रैक्चर हो जाएगा वो। अब वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर, वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर किन मसल्स के कारण होगा? मीडियल टेरेगॉइड के कारण, माइलोहायोइड के कारण एंड मैसेटर मसल्स के कारण। इसमें क्या होता है? वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर में जो फ्रैक्चर लाइंस होते हैं ना, दे रन फ्रॉम अ पॉइंट मोर पोस्टीरियर टू द लिंगुअल कॉर्टेक्स टू अ मोर एंटीरियर टू द बकल कॉर्टेक्स। ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ द लिंगुअल कॉर्टेक्स टू एंटीरियर ऑफ द बकल कॉर्टेक्स में फ्रैक्चर लाइन रन कर रही है। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली फेवरेबल फ्रैक्चर।
अब क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर में जो है वो एक तो बहुत सारा आएगा, विजुअलाइजेशन आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, रेडियोग्राफी आएगी जिसमें आपको लैसरेशंस दिखेंगे, वुंड दिखेंगे, टूथ जो है वो एक्सफोलिएटेड दिख जाएगा, जिंजाइवल ब्लीडिंग दिख रही होगी। ये सब तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर में दिखेगा ही। लेकिन आप ये कंफर्म कैसे करोगे देख कर या पालपेट करके कि मैंडिबुलर फ्रैक्चर हुआ है? तो स्टेप डिफॉर्मिटी और इरेगुलर कंटूर इज कंफर्मेटरी ऑफ अ फ्रैक्चर। जब आप पेशेंट का फेस देखो, उसे पालपेट करो, तो स्टेप डिफॉर्मिटी या इरेगुलर कंटूर ऑफ द ऑर्गन, जो पार्ट जिसको आप देख रहे हो वो उसकी कंटूर में इरेगुलरिटी अगर दिख रहा है तो कंफर्मेटरी ऑफ अ फ्रैक्चर। क्योंकि अगर नॉर्मल मैंडिबल ऐसे है और कोई चीज़ टूट गई है तो फिर ऐसे होगी टच करने पे, या फिर ऐसे होगी, तो ये कंटूर में इरेगुलरिटी आ गई, इट इज कंफर्मेटरी ऑफ अ फ्रैक्चर। ट्रिस्मस एंड डेविएटेड माउथ ओपनिंग इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अ फ्रैक्चर। आइदर मुंह खोलने में ही प्रॉब्लम हो रहा हो, मुंह ही ना खुल रहा हो ट्रिस्मस, या फिर मुंह खोल रहा हो तो वो डेविएट कर जा रहा हो इस वजह से क्योंकि बोन मसल इन सब का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ट्रिस्मस एंड डेविएटेड माउथ ओपनिंग इज ऑल्सो अ इंडिकेटिव ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज नंबनेस ऑफ लिप। अगर नंबनेस ऑफ लिप है तो वो क्यों है? इट इज ड्यू टू इंजरी टू इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैक्चर इन दैट रीजन। या तो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व की इंजरी हो गई होगी तो नंबनेस ऑफ लिप है, या फिर ब्लंट इंजरी टू मेंटल नर्व, या फिर मेंटल नर्व की इंजरी हो उसके वजह से हो सकता है। और अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं है और अभी भी लिप नंबनेस नजर आ रहा है तो इट इज कन्फर्मेटरी ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ द जॉ डिस्टल टू द मेंटल फोरामेन। तो कंफर्म है कि मेंटल फोरामेन के डिस्टल जो है वो मैंडिबुलर फ्रैक्चर हुआ है। मैंडिबुलर फ्रैक्चर के लिए इन्वेस्टिगेशन हम लोग कौन सा लेंगे? इंपॉर्टेंट हो सकता है ओपीजी तो लेंगे ही, मोस्ट कॉमन बेसिक मतलब कॉमन सेंस से पता है ओपीजी लेंगे। लेटरल ऑब्लिक व्यू लेंगे, लेटरल ऑब्लिक व्यू लेंगे, उसके बाद पोस्टीरो एंटीरियर मैंडिबुलर व्यू लेंगे, रिवर्स टाउन रेडियोग्राफी लेंगे पेशेंट का। मैंडिबुलर फ्रैक्चर वाले पेशेंट में रिवर्स टाउन रेडियोग्राफी, मैंडिबुलर ऑक्लूशल व्यू, मैंडिबुलर पोस्टीरो एंटीरियर मैंडिबुलर, पेरियापाइकल रेडियोग्राफ लेंगे, टीएमजे विथ टोमोग्राफी एंड सीटी स्कैन। और किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए रेडियोग्राफी एटलीस्ट 2 रेडियोग्राफी हमें लेनी है, टेकन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। और अगर ट्रिस्मस के कारण या पेशेंट की कंडीशन के कारण या पेशेंट स्टेबल नहीं रह पा रहा है, ओपीजी के लिए पेशेंट का स्टेबल माउथ होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट इन सब केस में ओपीजी नहीं ले पा रहे हैं ना तो लेटरल ऑब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल लेते हैं। अगर ओपीजी नहीं ले रहे तो लेटरल ऑब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल लेते हैं। नाउ मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर। मैंडिबुलर फ्रैक्चर की मैनेजमेंट देखना है अब हमें, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय रिडक्शन एंड बाय फिक्सेशन। रिडक्शन में कैसे करते हैं हम लोग? एक तो क्लोज रिडक्शन, दूसरा ओपन रिडक्शन। फिक्सेशन में क्या करेंगे? नॉन रिजिड वायर, सेमी रिजिड लेग स्क्रूज एंड रिजिड डीपी। मैंडिबल की मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग। उसके बाद मिडल थर्ड का फेस का देखेंगे हम लोग। वो सब शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में करके हम लोग फिनिश करेंगे जल्दी ट्रॉमेटिक इंजरीज को। उसके बाद इमरजेंसीज इन द मेडिकल, ये इसमें डेंटल हॉस्पिटल में इमरजेंसीज, उन दोनों को फिनिश करेंगे जल्दी से, ओके। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर का।